Hello everyone and welcome to HP Studies. Hope you all are doing good. So our today's topic is Bloom's taxonomy. So बेंजामिन ब्लूम ने अपनी एक टेक्सोनॉमी दी है जिसमें उन्होंने 3 डोमेन्स दी हैं। आपका ये जो टॉपिक है ये आपके टीचिंग एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सी टेट की कर रहे हैं, एच टेट की कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उससे आपके हर बार क्वेश्चन बनता है। ओके, सो अगर मैं स्टार्ट करूं टॉपिक उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसे अवेल कर सकते हैं निम्बस करियर ऐप पे जाके। इसी के साथ साथ एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 18 दिसंबर से। जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड हैं आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। आप बैच लेना चाहते हैं तो आप निम्बस करियर ऐप पे जाके कोर्सेज के सेक्शन पे जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं जिस भी बैच में आप इंटरेस्टेड हैं या जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये समझ में नहीं आती है क्योंकि इसमें डिफरेंट डोमेन्स दी हैं, उन डोमेन्स में डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिए हैं, लेवल्स दिए हैं। सो इन लेवल्स को समझने के लिए हमें 1 by 1 इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सब जानते हैं कि इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इसे समझ लेते हैं आसानी से तो इसके क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ओके, सो आज हम बात करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के किस तरह के क्वेश्चंस आपके इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ही हम इस थ्योरी को समझेंगे, इसके कंसेप्ट्स को समझेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि विच ऑप्शन इज फॉल्स इन रेफरेंस टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, यानी आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसमें से उसके संदर्भ दिया गया है, कौन सा विकल्प गलत है। सो फॉल्स रेफरेंस हमने निकालना है। ठीक है जी। फर्स्ट हमें दिया गया है ऑप्शन, इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स विद एजुकेशन, यानी शिक्षा के भीतर सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से ये संबंधित है। बिल्कुल संबंधित है। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बेसिस पे ही इसे बनाया गया है कि हम किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो उसके बेसिस पे डोमेन्स दी गई हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1966। सो ये 1966 में इसको पब्लिश किया गया था जबकि इसको पब्लिश किया गया है 1956 में। ठीक है जी, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1956। तो फॉल्स आपको कहा गया है तो बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही आंसर जो है वो हमारा बी हो जाएगा। सो क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू चिल्ड्रंस मेंटल डेवलपमेंट, यानी ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है बच्चों की जो मानसिक विकास है उसमें ये योगदान देता है, बिल्कुल देता है। इन्होंने अपनी 3 डोमेन्स दी हैं जिसमें आपकी कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है एंड साइकोमोटर डोमेन है। तो कैप से हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन में आपकी मेंटल एबिलिटीज जो हमारी रहती है, थिंकिंग, हमारी परसेप्शन, वो शामिल रहती है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है। It was named after Benjamin Bloom, the education psychology, यानी जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट है हमारे शिक्षा मनोविज्ञान, बेंजामिन ब्लूम के नाम पर इसे रखा गया है, जबकि इसकी बात भी बेंजामिन ब्लूम ने की है। सो बेंजामिन ब्लूम ने इस कंसेप्ट को दिया है, उनके नाम पे इसे रखा गया है। बिल्कुल सही बात है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे वो। सो राइट आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। सो ये है ब्लूम टेक्सोनॉमी जहां से आपकी शुरुआत होती है। सो क्वेश्चंस के माध्यम से हम नेक्स्ट विषय समझेंगे। बीएस ब्लूम डिवाइडेड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन हाउ मेनी पार्ट्स, यानी आपकी ये जो डोमेन्स है ये कितनी पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है, 3, 6, 5 एंड नन ऑफ दिस। सो आपकी जो ये डोमेन्स हैं, ठीक है जी, कौन सी डोमेन्स आपकी, हमारी डोमेन्स दी हैं जो ब्लूम टेक्सोनॉमी की डोमेन्स हैं उसके बेसिस पे। सो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट दी है कॉग्निटिव, सेकेंड दी गई है अफेक्टिव एंड थर्ड दी गई है साइकोमोटर। ठीक है जी। तो 3 डोमेन्स ये दी गई है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी डोमेन्स है, जबकि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सो CAP से आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में याद
रख लेना है। ठीक है, 3 डोमेन्स दी हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, सो ये 3 डोमेन्स हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, फर्स्ट डोमेन है हमारी कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, सो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो आपकी किससे जुड़ी हुई है? मेंटल एबिलिटीज। मेंटल एबिलिटीज जो होती है हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, हमारे थॉट्स, परसेप्शन, ठीक है, तो इन सब चीजों के साथ जो है वो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो कॉग्निटिव की अगर मैं बात करूं तो इसे दिया था एंडरसन एंड क्रैथहोल ने। ठीक है जी, सो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अगर आपको पूछ लिया तो इस थ्योरी के यानी इस एस्पेक्ट की बात किसने की है, तो इन्होंने बात की है एंडरसन एंड क्रैथहोल ने। तो पहले ये 1956 में पहला इन्होंने कॉग्निटिव की डोमेन दी थी, उसके बाद रिवाइज किया था 2001 में। हम नेक्स्ट पोर्शन में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारी अफेक्टिव डोमेन, यानी पहले हमारी संज्ञानात्मक आ गई, संज्ञानात्मक आ गई, अफेक्ट ये आ गई हमारी भावात्मक, या हम कह सकते हैं संवेगात्मक। ठीक है, अब हमारा इस डोमेन में क्या रहता है? अफेक्टिव डोमेन्स। ये हमारी जुड़ी हुई है हमारे इमोशंस के साथ, हमारे किस तरह के इमोशंस रहते हैं उसके साथ ये जो डोमेन है वो जुड़ी हुई है। हम इसे हमारी जो फीलिंग्स रहती है उसके साथ भी हम इसे कनेक्टेड रखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, ये दी थी आपकी क्रैथहोल ने, जो आपके डेविड क्रैथहोल है उन्होंने दी थी। एंड नेक्स्ट है आपके ब्लूम एंड मेसियर 1964। थर्ड डोमेन जो है हमारी वो है हमारी, ये सेकेंड डोमेन होगी, ये हमारी फर्स्ट डोमेन होगी। थर्ड डोमेन है हमारी साइकोमोटर डोमेन, जिसको गत्यात्मक कहा जाता है। गत्यात्मक हमारी जुड़ी है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज के साथ। फिजिकल एक्टिविटीज, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज रहते हैं या हमारे जो डूइंग एस्पेक्ट्स रहते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हमारी जो स्किल्स रहती हैं, ठीक है, वो सब चीजें हमारी किस में रहती हैं? साइकोमोटर में। तो ये दिया था आपका, रिवाइज करके इसको दिया था अनीता हैरॉन ने। तो ये भी आपको याद रखना है, नाम आपको याद होने चाहिए कि किसने इस डोमेन की बात की है। बेसिकली आपको ये बेसिक चीजें जो हैं वो आपको याद रखनी है। एक और मैं आपको इस कंसेप्ट के बारे में अगर मैं बताऊं, सो महात्मा गांधी ने एजुकेशन के 3H दिए थे। ठीक है, 3H कौन कौन से दिए थे उन्होंने? फर्स्ट दिया था हेड, हार्ट एंड थर्ड दिया था हैंड, और जिनको जोड़ा जाता है जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है उसके साथ। ठीक है, तो हेड आपका जुड़ता है किसके साथ? जो हमारी कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हार्ट। हार्ट हमारा जुड़ा है हमारा किसके साथ? अफेक्टिव डोमेन के साथ। एंड थर्ड हमारा हैंड, यानी जो हमारी डूइंग एस्पेक्ट्स जिनके साथ हम गति करते हैं, या आप कह सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज कोई भी करते हैं, तो वो हमारा हैंड। तो ये तीन जो है एस्पेक्ट्स, ये तीन H3H जो दिए हैं वो महात्मा गांधी ने दिए हैं किसके? एजुकेशन के। सो ये बेसिक चीजें हैं, आप इन्हें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो यहीं से ही आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी एक्शंस हमें लेने हैं वो सब हम किस में लेते हैं? साइकोमोटर्स में लेते हैं। तो एक्शंस को भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। एक्शंस, आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो डोमेन है इसको हम कॉग्निटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सो ये डोमेन्स जो हैं बेसिकली क्वेश्चंस आपको इससे पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरह का एग्जाम में आपको पूछा गया है। Which of the following is not a domain of Bloom taxonomy? So इनमें से कौन सी डोमेन नहीं है? जैसे कि हमने डिस्कस किया है अभी,
कॉग्निटिव, ऑब्जेक्टिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन भी आपकी कौन सी डोमेन है, आपकी टेक्सोनोमी की डोमेन है। ऑब्जेक्टिव आपकी किसी तरह की कोई डोमेन नहीं है, अफेक्टिव भी आपकी डोमेन है एंड साइकोमोटर भी आपकी डोमेन है। कॉग्निटिव यानी जो आपकी मेंटल एबिलिटीज के साथ जुड़ी हैं, आपके जो थॉट्स रहते हैं, आपकी जो परसेप्शन रहती है, वो सब आपके आ जाते हैं कॉग्निटिव में। अफेक्टिव में आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, ठीक है, संवेगात्मक, जिनको भावात्मक जिसको कहा जाता है, वो जुड़ी हैं आपकी अफेक्टिव से। साइकोमोटर में जो आपके डूइंग एस्पेक्ट्स हमारे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, हमारे जो एक्शंस रहते हैं, सो ये सब चीजें जुड़ी हैं हमारी साइकोमोटर से। अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव की, कॉग्निटिव के साथ क्या जुड़ा है, हेड। अफेक्टिव के साथ जुड़ा है हार्ट एंड लास्ट साइकोमोटर के साथ जुड़ा है हैंड। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है कि कौन सी एस्पेक्ट के साथ या कौन सी डोमेन के साथ कौन सी चीज जुड़ी हुई है। ओके, उम्मीद करती हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। बेसिक जो चीजें हैं जो समझनी है, जो जरूरी है। Which of the following option arrange the 6 function level of the cognitive domain under Bloom classification of teaching and instructional objective in the correct order? यानी हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, क्रम सही है, जो ब्लूम ने अपने शिक्षण के वर्गीकरण के तहत संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र में 6 अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण करता है। सो हमने करेक्ट ऑर्डर इसका बताना है। किसका बताना है? हमने जो आपकी कॉग्निटिव डोमेन दी है ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी। ठीक है जी। सो ये ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, तो इस तरह के दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार इन चीजों को समझा देती हूं। देखिए, जो पहले वाला आप 2 स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, एक तो है जो सबसे पहले आपका दिया गया था, कब दिया था? 1956 में जो दिया गया था। ठीक है जी, ये है आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी का फर्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट है आपका जो दिया था 2001 में रिवाइज करके दिया था। ठीक है, रिवाइज्ड है ये आपको दिया गया था नाउन फॉर्म में, और ये दिया गया था नाउन से बदल के वर्ब फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं इसमें आईएनजी लग रखा है, तो ये वर्ब फॉर्म में, ये नाउन फॉर्म में दे रखा है। ठीक है जी। अब मैं बात करती हूं कि आपका फर्स्ट एस्पेक्ट है नॉलेज, जिसको आपके वर्ब में कन्वर्ट करके कर दिया गया है रिमेम्बरिंग। ठीक है, अब नॉलेज क्या होता है या रिमेम्बरिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो चीजें जो हम बिना सोचे समझे चीजों को याद कर लेते हैं या हम रट लेते हैं। ठीक है, जिन चीजों का हमें समझ नहीं होती है, बट ये है कि हमें ये चीजें याद है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पेपर में याद करना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी। मैंने उतना याद कर लिया कि कब हुई थी, क्या हुआ था उसमें, उन चीजों से मुझे मतलब नहीं है। या मुझसे कोई पूछ ले कि क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड में, तो मुझे वो नहीं पता है, क्योंकि मुझे पेपर में पूछा था कि कब हुई थी, तो मैंने सिर्फ उतना याद किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि बच्चे को आपने बता दिया कि प्याजे की 4 स्टेजेस होती हैं। अब बच्चे को इतना पता है कि प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस में कौन कौन सी स्टेज है उतना नहीं पता है। वो चीजें जो बच्चा जो है एकदम रट लेता है, याद कर लेता है, वो आपकी आ जाती है नॉलेज में। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करती हूं, नेक्स्ट है हमारी सेकंड जो है वो है, सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को जब आपको वर्ब फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया तो ये बन गया अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। अब अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज में आपने नॉलेज तो ले लिया, बट आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप किसी को वो चीज समझा नहीं पा रहे, आपने बस वो चीजें रट ली है। अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा कि हम उन चीजों को दूसरों को समझा सकेंगे अपने वर्ड्स में, जो चीजें हमने समझी हैं, जो चीजें हमें आती हैं, वो मैं दूसरों को समझा पा रही हूँ। यानी मुझे अब इसमें मुझे पता है कि प्याजे की कौन कौन सी 4 स्टेजेस हैं, उनके बारे में मैं अच्छे से उन चीजों को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कोई एस्से की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दशहरा है, तो दशहरा का मैंने एस्से पढ़ लिया, मुझे उसके पॉइंट्स पता है, मुझे पता है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, तो पॉइंट्स मुझे पता है, उसके आगे मैं खुद एक्सप्लेन कर लूंगी। तो जो मैं एक्सप्लेन कर लूंगी मतलब मुझ में अंडरस्टैंडिंग आ गई है। ठीक है जी। तो कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग यानी ये हमारा सेकंड हो जाएगा। थर्ड, एप्लीकेशन को इनमें बदल दिया गया है अप्लाइंग में, क्योंकि वो पहले ये नाउन में था, फिर इसको क्या कर दिया गया, अप्लाइंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। सो अप्लाइंग में क्या होगा कि मैंने पहली स्टेज में मुझे ये पता था कि 4 स्टेजेस होती हैं, दूसरे में मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि 4 ये स्टेजेस होती हैं, इनका ये मतलब है। इस स्टेज में आके एप्लीकेशन में मैं उस चीज को अप्लाई करूंगी। अगर मैंने ये पढ़ा कि प्याजे की फर्स्ट स्टेज में सेंसरी मोटर स्टेज होती है, उसमें बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है आ जाता है,
इमिटेशन बच्चे में रहती है, तो मैं वो चीजें क्लास में जाके देखूंगी, ठीक है, कि अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म होता है, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती, तो मैं वो चेक करूंगी कि क्या सच में ऐसा होता है, अप्लाई करूंगी। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम चीजों को अप्लाई करते हैं। सो थर्ड जो है वो है हमारा अप्लाइंग। फोर्थ जो है वो है एनालाइजिंग, जब चीजों को हम क्या करता है एनालाइज, यानी एनालाइजिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। एनालाइजिंग में क्या होगा कि जब आप छोटे छोटे टुकड़े करके चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है, आप दो चीजों के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं, तो उसको एनालाइजिंग कहा जाता है। एनालाइजिंग में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कह दिया कि आप डिफरेंस देखिए, ठीक है, डिफरेंस क्या देखिए, आपको क्या देखना है, पियाजे की थ्योरी का डिफरेंस और एरिक्सन की थ्योरी का डिफरेंस, ठीक है। अब एरिक्सन की थ्योरी का डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, पहले आप पियाजे की स्टेजेस में बताओगे कि पियाजे की 4 स्टेजेस होती हैं, इसकी 8 स्टेजेस होती हैं, तो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज आप उनके बारे में बताएंगे, ठीक है, कि इनमें ये बढ़िया है, इसमें ये अच्छा, इसमें ये अच्छा नहीं है। तो ये सब चीजें जो है इवैल्यूएट करते हैं, जब हम एनालाइज करते हैं, दो चीजों के बीच को डिफरेंस करते हैं, चीजों को समझने के लिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करके उसको इवैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास लैपटॉप है और किसी दूसरे के पास भी कोई और लैपटॉप है, मैं उसको कह रही हूँ कि तुम मुझे इस लैपटॉप की क्वालिटीज बताओ, तो वो क्वालिटीज बताने के लिए थोड़ी ना बताएगा कि ये लैपटॉप है इसमें, तो वो मुझे बताएगा कि हाँ इस लैपटॉप में ये विंडो है, इतनी रैम होती है, इतना रोम होती है, इस एसएसडी का यूज कर सकते हैं, इस तरह के इसके फीचर्स रहते हैं, ये बेस्ट है। तो इवैल्यूएट हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं किसी चीज के बीच में। सिंथेसिस को इन्होंने क्या किया गया है, इसको इस तरह से इसको बदल दिया गया है, ठीक है जी। इसमें इवैल्यूएशन को नीचे कर दिया और क्रिएटिंग को ऊपर कर दिया। अगर हम इसकी बात करते हैं इवैल्यूएशन की, ठीक है, इस कंसेप्ट में अगर हम देखें इवैल्यूएटिंग क्या होता है कि हम चीजों को इवैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं तो मुझे कोचिंग लेनी है कहीं पे, अब कोचिंग लेने के लिए मैं क्या करूंगी, ऐसे तो है नहीं कि मैं एक ही इंस्टीट्यूट में चली जाऊंगी और मैं वहीं पे ही बैठ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाके सब जगह डेमो लूंगी। डेमो लेने के बाद मैं क्या करूंगी, फिर मैं एक इंस्टीट्यूट को चुनूंगी, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट को मैं चुनूंगी, फिर उसके बाद जाके मैं उसमें कोचिंग लूंगी। तो वो कैसे डिसाइड होगा हमारा, जब मैंने उन चीजों को एलिमिनेट किया, ठीक है, इवैल्यूएट किया, एलिमिनेट किया, एक ऑप्शन पे लेके आए। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, शॉपिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। शॉपिंग में कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन है और मुझे ड्रेस लेनी है। अब ड्रेस लेने के लिए मैं क्या करूंगी, किसी शॉपिंग मॉल में जाऊंगी और किसी शॉपिंग मॉल या किसी स्टोर में चली जाऊंगी। स्टोर में जाने के बाद अब मेरा जिस तरह का फंक्शन है मैं उस हिसाब से ड्रेसेस देखूंगी, तो ड्रेसेस बहुत सारी ड्रेसेस होंगी, तो मैं उनको एलिमिनेट करूंगी कि इसमें ये चीज नहीं है, इसमें ये चीज नहीं है, तो उसके बाद मैं एक ड्रेस पे आऊंगी, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली तो एक ड्रेस लेनी है ना, तो मैं उन चीजों को एलिमिनेट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल हम एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है, पेपर में हम एमसीक्यू ऐसे तो है नहीं हम 4 के 4 ऑप्शंस को टिक करके आ जाते हैं, राइट आंसर तो एक ही होता है, हमें एक ही ऑप्शन टिक करना, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 बाकियों को हम एलिमिनेट करते हैं, जो राइट आंसर उसको टिक कर देते हैं। सो इसका मतलब होता है इवैल्यूएशन करना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्रिएटिंग यानी सिंथेसिस में क्या होता है कि हम बहुत सारी डिफरेंट चीजों को जोड़ के हम कोई एक नई चीज बना देते हैं, ठीक है। अब वो नई चीज क्या हो सकती है, नई चीज में फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हम किसी टॉपिक पे मैंने क्या किए, नए क्वेश्चन फॉर्मेट कर दिए, ठीक है। जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी है तो अब मैं आपको होमवर्क दूंगी कि ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इसके बाद आप 5 क्वेश्चंस खुद से बनाएंगे। सो क्या किया हमने, कुछ नया फॉर्मेट किया, कुछ छोटी छोटी चीजों को लेके, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को लेके हमने कुछ नया फॉर्मेट कर देना, उसको क्या कहा जाता है, सिंथेसिस कहा जाता है। तो इस तरह से ब्लूम टेक्सोनॉमी है, जबकि ये दी है हमारी कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है जी। कॉग्निटिव डोमेन, ये कॉग्निटिव डोमेन से हमारी जुड़ी हुई है। कितने लेवल्स हैं इसके, आपके 6 लेवल्स हैं, ठीक है, 6 लेवल्स। सो ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। तो बेसिकली आज हम डिस्कस सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन ही करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके अफेक्टिव और साइकोमोटर पे आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपकी कॉग्निटिव डोमेन से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा फर्स्ट में रिमेंबरिंग आ गया, ठीक है, फर्स्ट में रिमेंबरिंग आ गया, रिकॉल करते हैं फैक्ट्स को, बेसिक कंसेप्ट्स को, इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, जो हमने चीजें सीखी हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे अपनी समझ में, फिर हम चीजों को अप्लाई करेंगे, एनालाइज करेंगे क्या क्या दिक्कत है, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, और फिर इवैल्यूएट मतलब चीजों को
एलिमिनेट करके एक डिसीजन पे आएंगे और 6 में क्रिएट करेंगे, कुछ नया बनाएंगे। तो ये होते हैं हमारे लेवल्स हैं। लेवल्स के एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि ये जो 3 लेवल हैं हमारे, 3 लेवल हमारे लोअर होते हैं, ठीक है, एंड 3 लेवल जो है हमारे हायर होते हैं। ये हमारे हायर लोअर लेवल है, 3 हमारे लोअर लेवल हैं, 3 हमारे हायर लेवल है। सो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछाते हैं कि हमारे लोअर लेवल 3 कौन से है, हायर लेवल कौन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपको कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है। अब हमने बताना न्यूनतम कौन सा है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन या एनालाइज। तो लोएस्ट पूछा है, जैसे मैंने आपको कहा था लोएस्ट में कि सबसे 3 जो है वो हमारे आते हैं लोएस्ट में, एंड 3 हमारे आते हैं हाईएस्ट में, ठीक है। ये हाई लोएस्ट में है और वो हाईएस्ट में। सबसे पूछा हमें लोएस्ट लेवल कौन सा है, तो सबसे पहले हमारा आता है नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड सिंथेसिस, ठीक है जी, इवैल्यूएटिंग, सिंथेसिस। सो सबसे लोएस्ट है हमारा नॉलेज। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The ability to use learned material in a new situation by the child making use of his previous knowledge to solve the problem is called। यानी बच्चा जो है वो अपने द्वारा पिछले ज्ञान का उपयोग करके समस्या को हल करने के लिए सीखी गई सामग्री को स्थिति में उपयोग करने की क्षमता क्या आती है। यानी बच्चा क्या करता है, पुराना नॉलेज जो उसने सीखा है उसको नए सिचुएशन में, नए प्रॉब्लम में उसको क्या कर रहा है, एड ऑन कर रहा है। नई सिचुएशन में पुराने नॉलेज का यूज कर रहा है, उसको क्या कहा जाएगा, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब तो ये होता है जब हम चीजों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एनालाइज करना मीन्स जब छोटे छोटे टुकड़ों में हम कुछ नई चीजों को एनालाइज करते हैं, डिफरेंस जब हम समझते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस में हम कुछ नया निर्माण करते हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को हम नया निर्माण, तो इसमें तो बात की गई कि पुरानी नॉलेज को नई सिचुएशन में एड ऑन करना। एप्लीकेशन में हमारा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा कुछ पुराना हमने सीखा हुआ है उसको नई सिचुएशन में हम जोड़ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है एप्लीकेशन। सो हमारा सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉलेज इसमें जस्ट हमें क्या होता है, सीखना होता है, ठीक है, किसी चीज के बारे में जानना होता है, किसी चीज को डिफाइन करना होता है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। The ability to use learned material, ये सेम क्वेश्चन है। The question how would you prove that earth is round or not round is based on the objective। क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आपको प्रश्न दिया गया है कि आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि पृथ्वी गोल है या नहीं, किस उद्देश्य पर यह आधारित है। अब पृथ्वी गोल है या नहीं, किसमें कॉम्प्रिहेंशन, देखिए कॉम्प्रिहेंशन तो सबसे पहली बात आपका ऑब्जेक्टिव में आता ही नहीं, कॉग्निटिव में आता ही नहीं है। सो ये आपका बिल्कुल एलिमिनेट। इवैल्यूएट में क्या होता है आपका, इवैल्यूएट में आता है कि जब हम चीजों को बहुत सारी चीजों को में एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में एक डिसीजन पे जाते हैं। सो इसमें तो ऐसे आप कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन में चीजों को अप्लाई करते हैं, तो सिंथेसिस में हम कुछ नया निर्माण करते हैं जिसमें आप प्रूव कर सकें कि ये चीज हो सकती है या ये चीज नहीं हो सकती है। तो बहुत सारी छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के बाद हम कुछ नया तैयार करते हैं। According to Bloom taxonomy, which option is incorrect for the preparation of objective based question? आपको क्वेश्चन दिया गया है ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसके आधार पर हमें प्रिपेयर करने हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। तो इनमें से एक स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है जिसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। एनालिसिस, बिल्कुल हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना है, तो क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में, तो एनालिसिस का यूज होगा। इवैल्यूएट करेंगे क्वेश्चंस को, बिल्कुल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो इब्राहिम मैस्लो की अब हायरार्की ऑफ नीड का जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन उसमें इस चीज की बात की गई है, उनका ये हायर लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इब्राहिम मैस्लो की। सो एप्लीकेशन, बिल्कुल एप्लीकेशन हम अप्लाई करेंगे, किस तरह से हम उसको अप्लाई करेंगे। सो हमारे बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, डी हमारा गलत हो जाएगा और हमें पूछा है गलत, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही इसमें हो जाएगा। द कीवर्ड्स डिफाइंस, नोज, लेवल एंड लिस्ट बिलोंग टू विच कैटेगरी। ओके, सो आपको कुछ एक वर्ड्स दे रखे हैं जैसे परिभाषित, जानना, अंकित करना और सूचियां किस प्रकार की श्रेणी से संबंधित है। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, इवैल्यूएटिंग,
ठीक है। अब हमें ये कहा गया है, ऑप्शन दिया है कि डिफाइन करना हो, किसी चीज के बारे में जानना हो, या लेबल पता करना हो, या लिस्ट जाननी हो, तो ये चीजें जो हैं वो हमें किस में आएंगी, हमारी जस्ट रिमेम्बरिंग में आएंगी, ठीक है, नॉलेज में आएंगी। फर्स्ट है ना हमारी कॉग्निटिव में लोअर लेवल से, कि हमें जस्ट रिमेम्बरिंग, हमें ये चीजें सिर्फ जाननी है, नॉलेज रखना है कि आप किसी चीज के बारे में जान रहे हैं, किसी चीज को डिफाइन करें, तो ए हमारा सही हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग में तो किसी को समझाना, अप्लाई करना या इवैल्यूएटिंग, तो ये बाकी गलत हो जाएंगे, सही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ओके, सो ये हमें दिया गया है, डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में, किस ऑब्जेक्टिव पे ये बेस्ड है, कॉम्प्रीहेंशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। देखिए, जब हमें दो चीजों के बीच के डिफरेंस को बताना है, या हमें बहुत सारी चीजों को समझने के लिए छोटे छोटे नॉलेज को लेना है, हमें क्या करना है, छोटे छोटे नॉलेज को ले सकते हैं, या हम जो भी मटेरियल होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली बात कर रहे हैं हमें डिफरेंस को समझने के लिए। सो डिफरेंस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे चीजों को। जब एनालिसिस करेंगे चीजों को, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके बीच के डिफरेंस को बता सकते हैं। तो एनालाइज करना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले हमने किया था लोएस्ट डोमेन, अब हम करेंगे हाईएस्ट डोमेन। हाईएस्ट डोमेन कौन सी हो जाएगी जी, सबसे पहले हमारी आ जाएगी रिमेम्बरिंग या नॉलेज आ जाएगी, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, फिर हमारी कौन सी आ जाएंगी, एप्लीकेशन, अप्लाइंग, फिर हमारी आ जाएगी कौन सी, इवैल्यूएटिंग एंड सिंथेसिस। तो सबसे हाईएस्ट पूछी हमने, तो सिंथेसिस हमारा राइट आंसर इसमें हो जाए, ठीक है, ए। सो ये तीन हमारी हाईएस्ट होती है, ये तीन हमारी लोएस्ट होती है। तो ये बेसिक चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिंकिंग इज इसेंशियली, यानी चिंतन तत्व होती है, थिंकिंग इज इसेंशियली, सो थिंकिंग क्या है आपकी, साइकोमोटर प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, अफेक्टिव बिहेवियर और कॉग्निटिव है। सो थिंकिंग हम सोच रहे हैं, सोच रहे हैं तो किस में आएगा, हमारा कॉग्निटिव एक्टिविटी में आएगा। आप सब जानते हैं कि ये जुड़ा हुआ है हमारे हेड के साथ। सो बेसिकली छोटी छोटी चीजें हम इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है जी। कॉग्निटिव जुड़ा है हमारा किसके साथ, हेड के साथ, और इसमें आती है हमारी कौन सी, थिंकिंग, थॉट्स, मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। सो ये आ जाता है हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज में। तो आपको पूछा है कि थिंकिंग किस चीज में शामिल है, तो ये होती है हमारी टीचिंग शुड एम एट, अध्यापन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इनहैंसिंग चिल्ड्रन नेचुरल डिजायर एंड स्ट्रेंथन टू लर्न, बिल्कुल हमें बच्चों की स्वाभाविक आशाओं और सीखने की योजना को बढ़ाना चाहिए, एनहांस करना चाहिए, बच्चों के नेचुरल डिजायर्स को स्ट्रेंथ करना चाहिए, हमें उनकी जो स्ट्रैटेजीज है लर्न करने को, उनको हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। रीडिंग एंड लेसन इन द टेक्स्ट बुक, बच्चों को बस आप टेक्स्ट पढ़ा दो। गिविंग क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड कंडक्टिंग टेस्ट, बोथ बी एंड सी तो गलत हो जाएगा ना। अब ऑप्शन के माध्यम से अगर हम जाएं, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा ए। सो ए इज द राइट आंसर। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर जो होगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और कुछ एक हमारी ये नेक्स्ट है हमारी अफेक्टिव डोमेन है ये, ओके। सो अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्लूम टेक्सोनॉमी का पार्ट 2 आएगा उसमें, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन, इसमें 5 आपके लेवल्स रहते हैं। किसके साथ जुड़ी है आपकी ये, हार्ट के साथ। तो ये सब चीजें जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आ जाती है हमारी साइकोमोटर। साइकोमोटर जुड़ी है हमारी, इसके भी 6 लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये जुड़ी है किसके साथ, हमारे हैंड के साथ। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और चैप्टर भी समझ में आएगा। तो कॉग्निटिव से बेसिकली आपके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट क्योंकि बाकी 2 डोमेन्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो
लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ, हमारा HP TGT कमीशन आर्ट्स का 6 ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ साथ एक HP TGT कमीशन नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच 18 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड हैं आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और बैच अवेल कर सकते हैं। कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, विद डिस्काउंट चल रहे हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप इस नंबर पे, आपकी कोई क्वायरी रहती है तो। और टेलीग्राम चैनल आपको दिया गया है, डेली की जो पीडीएफ रहती हैं क्लासेस की वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है जी। सो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। ब्लूम टेक्सोनोमी पार्ट 2 आएगा, आप उसमें नेक्स्ट अफेक्टिव और साइकोमोटर देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने लेसन को यहीं पे ही क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।